सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको इस शो में बहुत ही खूबसूरत शख्सियात से मिलाते हैं, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं हम उनकी ज़िंदगी से और उनके प्रोफेशन से। तो जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही दिलचस्प, उनकी एक स्टोरी है उनकी ज़िंदगी की, उनकी स्ट्रगल की, क्योंकि शो से पहले हमने उनसे डिस्कशन की, उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। उनकी फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली आजकल के दौर में क्या होता है कि लोग अपना जो है शॉर्टकट यूज़ करके तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन हमारे शो का मकसद ये है कि हम रियल स्ट्रगल आपको दिखाएं, ताकि जो रियल स्ट्रगल होती है वो हमेशा तक कायम रहने वाली होती है, ताकि हमारी यूथ इससे कुछ सीखे और हम भी इससे कुछ सीखें, अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को डेवलप कर सकें और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है मिस्टर अख्तर एल्फ्रेड और उनकी एजुकेशन है MBA एग्जेक्टिव और वो ट्रोजन्स में सेल्स एंड मार्केटिंग के HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो हम मिस्टर अख्तर को अपने शो में वेलकम करते हैं। मिस्टर अख्तर, हम आपको वेलकम करते हैं हमारे शो टी फॉर 12 में। बहुत शुक्रिया आने का। जी थैंक यू आपका, आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे मैं पास्टर जावेद राव साहब का भी थैंक यू करता हूँ और यूथ टीम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये समझा कि मैं आज उनके प्रोग्राम में आऊँ और अपनी लाइफ के कोई सक्सेसफुली जो चीज़ें हुई हैं, मैंने जो अचीवमेंट की है, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू। बहुत बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि आप यहाँ पर आए हैं और आप बहुत सी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं हमारी यूथ से, और हमें उम्मीद है कि आज का शो बहुत ही ब्लेसफुल होगा और हमारी यूथ बहुत कुछ सीखेगी और अपनी ज़िंदगी को डेवलप करेगी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो हम आपका हाल पूछ लेते हैं, कैसे हैं आप? अच्छा, ग्लोरी टू गॉड। और हम आपकी ना जो फील्ड है सेल्स एग्जेक्टिव की, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये है क्या? मेरी फील्ड थोड़ा सा मैं बता दूँ, मार्केटिंग सेल्स का जी जी। काम होता क्या है कि बेसिकली हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट रेंज होती है उससे रिलेटेड जो है इंडस्ट्री, हम उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे हम लोग अप्लाई हो सकती है। उस इंडस्ट्री को हम टारगेट करते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, फ़ोन करते हैं, उनसे टाइम लेते हैं, उनको विज़िट करते हैं और फिर हम उनको जो है अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जाहिर है वो उनकी डिमांड होती है प्राइसेस और इस तरह फिर कमर्शियल की तरफ चली जाती है चीज़ें। तो जैसे टेक्निकली सेटिस्फाइड होते हैं फिर कमर्शियल पे आ जाती है, फिर इनवाइस वगैरह जाती हैं, कमर्शियल कोटेशंस जाती हैं। आफ्टर देन सेल्स अगर हो जाती है तो फिर इनवाइस और बिल और ये तो ये इटसेल्फ बिग टास्क है ये सेल्स का। बिल्कुल जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो आप किस चीज़ में डील करते हैं? अभी आपकी जो कंपनी का नाम है जहाँ पे आप HOD हैं, खुदावन ने आपको बहुत ब्लेस किया है, खुदावन ने आपको एक अच्छा रुतबा दिया है। तो ये कंपनी ट्रोजन्स, राइट? तो ट्रोजन्स की क्या स्टोरी है और आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? थोड़ा इस जॉब से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें हमें बताएं। ऑलमोस्ट तकरीबन 2001 से मैंने ट्रोजन्स ज्वाइन किया था। और ट्रोजन्स में मैं वेरी फर्स्ट डे तो मैं यहाँ पे नहीं बैठ गया था इस सीट पे। मेरे पास पीछे बहुत ज़्यादा स्टोरी एक स्ट्रगल है और उसमें थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जब मैंने ये ट्रोजन्स ज्वाइन किया तो ट्रोजन्स का जो ऑफिस था वो सादिक प्लाजा में छोटा सा ऑफिस था। ठीक है। तो उसमें एक हमारे हार्डवेयर इंजीनियर थे, उनका मैं एज ए हेल्पर मैंने ज्वाइनिंग की थी। ठीक है। तो समझ लें कि हमारे पास एक IT के बहुत सारे क्लाइंट थे और उनको बेसिकली ये कंपनी IT बेस्ड थी, तो उसी को हम लोग वॉच आउट करते रहे। मतलब उनको सर्विसेज देनी है, उनको जाके हमने डील करना है और उनको उनकी कोई कंप्लेंट आती है उसको रिजॉल्व करना है। तो इस तरह के मैटर थे। तो वो जो हमारे मेरे सीनियर थे, जाहिर है मैंने उनका कोई 15-18 kg का जो बैग था वो मैंने उठाना, वापडा हाउस के जो 6-7 फ्लोर्स हैं उस पे मैंने सम टाइम लिफ्ट ऑन होती, सम टाइम ना भी होती, तो फिर भी ऊपर नीचे स्टेयर्स से जाना और वो सारी स्ट्रगल करनी। और ये काफ़ी तकरीबन ये काम कोई
ऑलमोस्ट 9-8 मंथ जो है मैंने उनका बैग उठाया और उनके पीछे पीछे चलता रहा। काम आ रहा है वही बैग बिल्कुल। उठाना। और मैं सीखता भी रहा, हालांकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ था कंप्यूटर का, लेकिन आपको पता है कि कोई भी जल्दी इतनी जल्दी आपको क्योंकि उस वक्त आईटी का दौर था, कंप्यूटर पेंटियम 3-4 ये जो थे नए नए यानी इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उसमें कंप्यूटर इतना महंगा था कि कोई हाथ भी नहीं था लगाने देता। तो समझ लें कि मेरे जो सीनियर थे वो भी कहते थे कि भाई अभी अभी दूर ही रहो, पीछे रहो उधर हाथ ना लगाओ। अच्छा। तो हमारे लिए ये था कि हम नए कंप्यूटर को जब हमने देखना तो बड़ी खुशी होनी, यार ये इतना महंगा कंप्यूटर और ये वो चीज़ें। और आप समझ सकते हैं कि आज से 20-22 साल पीछे जाएं तो कंप्यूटर क्या था, यानी लोगों के लिए एक बड़ी वो एक हैरानकुन चीज़ थी, इम्पोर्टेंट चीज़ भी थी, स्पेशल आइटम थी। और इवन मसलन लोगों ने कंप्यूटर लेना, साथ में ये करना कि इसको एसी वाले रूम में रखना है, अच्छा। वरना कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। और वापडा उसमें एक उनका स्पेशल मशीन रूम था। वहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम मैं गया तो वो बाहर जूते उतार के ना अंदर जाते थे। ठीक है। तो मेरे साथ एक कुलीग था, वो भी जूनियर था। हमने हंसना, यार ये अंदर जाते हैं इस तरह, तो किसी इबादत गाह में भी वो लोग करते हैं, लोग जूता उतारते हैं। कहीं अंदर कंप्यूटर तो नहीं था? तो अंदर यही था कि अंदर उनके कंप्यूटर सर्वर थे, उनका वो स्पेशल मशीन रूम था, और उसको डस्ट से बचाने के लिए जूता जो था अंदर पहनकर नहीं जाना चाहिए था। वो एक इंस्ट्रक्शन थी, स्पेशली आईटी जो उनके कंसर्न थे उन्होंने रखी हुई थी। ठीक है। तो एनी हो बहरहाल ये काम मेरा था कि मैंने उस बैग को उठाना, आहिस्ता आहिस्ता फिर काम मैंने सीखा थोड़ा सा, और फिर मैं इस काबिल हो गया कि मैं इंडिपेंडेंटली जो है वो मैं जाके कस्टमर की, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनकी कॉल को अटेंड करूं और उसको रिजॉल्व करूं। विंडो इंस्टॉल करनी, या कोई सीडी रोम चेंज करना, या कोई वायरस ने अटैक कर दिया है तो वायरस रिमूव करने, इसी तरह की कोई कंप्लेंट होती थी। तब यूएसबी नहीं थी, तब वो फ्लॉपी ड्राइव होती थी, तो उस पर लोग काम करते थे, यानी डाटा सेव करना और अगली जगह पर ले जाना, और कुछ थोड़े से एमबीज उसमें स्पेस होती थी, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल रहते थे, आए दिन ख़राब हो जाना, वो बड़ी चीज़ें थी। तो ये था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने मेरी ड्यूटी जो थी बढ़ती गई, और मुझे जो थी हमारे बिल्स होते हैं, इनवाइस वगैरह थी, उसकी जो है रिकवरी पे, मुझे पेमेंट रिकवरी पे भी मैंने कुछ अर्सा काम किया है साथ साथ। ये भी ड्यूटी, ये भी पैरेलल में करना या भी साथ, तो ये भी काम था साथ मेरे पास। और ये काम मैं कोई 3-4 साल तकरीबन करता रहा हूँ, कॉल भी अटेंड करनी और पेमेंट रिकवरी और ये सारी चीज़ें करनी। ये कुछ रहा मेरा सिलसिला। उसके बाद फिर थोड़ी सी मेरी प्रमोशन हुई, थोड़ी अच्छी खासी हो चुकी है। तो फिर मुझे जो है कंपनी ने कहा कि आप भाई प्रोक्योरमेंट जो परचेज़ है उसको भी अब आप देखेंगे, और मेरी जो कंप्लेंट वाला हिस्सा था उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, यानी जिस दिन किसी इंजीनियर ने छुट्टी करनी तो फिर मैंने जाना उसकी जगह, मल्टी टैलेंटेड ना और अदरवाइज़ यानी एज ए बैकअप मुझे रखा हुआ था। अच्छा। अदरवाइज़ मेरा ये था कि मैंने हमारी एक फैक्ट्री थी प्रसियन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के नाम से, तो वो क्या करती थी, वो उसकी रॉ मटेरियल वगैरह जो था ना, मसलन एमएस ख़रीदना, अलॉयस ख़रीदना, और फैक्ट्री के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं मशीनरी के, कह लें कि इक्विपमेंट वगैरह, कोई उसके स्पेयर्स हैं, तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ना वो परचेज़ में फिर मैं रहा हूँ। फिर मेरे पास कंप्यूटर से रिलेटेड जो आइटम थी, इन्वेंट्री वगैरह, ये स्टोर मुझे मिल गया, एक स्टोर कीपर मुझे मिल गया, साथ मेरा हेल्पर था वो, यानी फिर थोड़ी सी मेरी और तरक्की एज ए इन्वेंट्री इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज मुझे बना दिया। हेल्पर से अब आपने हेल्पर रख लिया। हाँ, हम यहाँ तक आ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा। तो वो मेरे साथ एक लड़का था, बल्कि मैंने कोशिश करके अपने एक मसीही लड़के को मैंने कोशिश की कि मैं उसको ना इंटरव्यू करवाऊँ उसका। नीडी बच्चा था, बड़ा अच्छा, तो मेरे जहन में था कि मैं उसको, मेरे पास जानने वाले थे कुछ लोग, तो मैंने कोशिश करके ना उसको, मसलन मैंने एंटर करवाया कंपनी में उसको। ठीक है। कि अच्छे तरीके से वो
मुझे हेल्प करेगा। तो एनी हो बड़ी अच्छी हम एक हमारी फिर दोनों की टीम बनी रही। उसका जो था स्टोर में मुझे हेल्प करता था, उसको मैंने आईटी वगैरह का कुछ एंट्री करनी सिखाई, लेजर पे काम करना उसको सिखाया, उसको मैंने ट्रेन किया और वो फिर मेरे साथ मुझे काम हेल्प करता रहा। नाइस। इसके बाद ये सफ़र थोड़ा चलता रहा, उस दौरान फिर मेरी शादी होगी। शादी के बारे में भी अभी हम आपसे डिटेल्स लेंगे। बस फिर तो हाँ, सक्सेस में ये भी एक पार्ट है कि आपकी शादी हो गई। ठीक है, ये भी सक्सेस का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो हाँ जी, ये लाइफ अच्छा, का मेन पार्ट है मेरे ख्याल में ये भी। एग्जैक्टली। तो अभी हम ना ट्रोजन्स के बारे में, ट्रोजन्स सॉरी, एक तो नाम इतना मुश्किल है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे। थोड़ा ना यूनिक लग रहा है ये कंपनी। तो बिल्कुल, इसकी क्या स्टोरी है इस नाम की, और इसमें आप इस कंपनी में किस तरह के जो इक्विपमेंट हैं वो आप सेल करते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली ट्रोजन्स जो है एक तो ये साइड थी जो लाहौर में, चूँकि मैं लाहौर बेस्ड था, तो हमारा जो ये ब्रांच ऑफिस है लाहौर, ट्रोजन्स का ये ब्रांच ऑफिस जो था ये आईटी के सारे काम करता था, यानी आईटी की सर्विसेज में ये था। लेकिन ट्रोजन्स जो बेस कंपनी है मेन, उसका जो काम था वो है मैकेनिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। यानी हम लोग कैड कैम सॉफ्टवेयर, 3D प्रिंटर, 3D स्कैनर, CNC मशीन्स और मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को जितनी भी चीज़ें चाहिए मशीनरी से रिलेटेड, और एनालिसिस सॉफ्टवेयर कह लें या डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर कह लें, वो सारी चीज़ों को जो है ट्रोजन्स जो है ना डील करता है। ठीक है। और हम लोग मेन जो काम था ट्रोजन्स का वही था इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उसको देखते रहे। फिर चूँकि मैंने हमारा आईटी का काम चूँकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ने से ये हुआ कि और भी लोग, काफ़ी कंपटीशन हो गया, और वो थोड़ा सा कह लें कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो उसकी कंपनी की अपनी प्रोडक्ट है उसको वो डील करे। तो देन जो है 2009-10 में जाके उसको फिर ये लगा कि इस बिज़नेस को थोड़ा सा स्लो किया जाए आईटी को, और जो अपना बिजनेस है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाए। अच्छा, तो आप उसी कंपनी में भी एचओडी हैं। बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए भी कि खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है, और हमारे जो क्रिश्चियन हैं, जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी तरक्की कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। तो कोशिश करें कि हमेशा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाएं, और स्ट्रगल से कभी ना घबराएं। हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि अपना टाइम भी आएगा, तो कभी भी स्ट्रगल से नहीं घबराएं। बहुत से लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन होती हैं, तो उनको सामने रख कर चलें। तो इसके अलावा हमने आपकी फ़ील्ड के बारे में जाना, आपकी स्ट्रगल के बारे में जाना, आपने एक टफ़ टाइम देखा, इंटर्नीज थे आप, एज अ इंटर्न आपने काम किया, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आपकी पोस्ट जो है वो बढ़ती रही, और अभी आप एचओडी हो। इस फील्ड के बारे में आप हमारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहें? आज का शो तो टेक्निकल लोगों के लिए बेसिकली तो कुछ लोग जो टेक्निकल हैं, जो इसका इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं भी टेक्निकल पर्सन हूँ, आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मैं आराम से आपकी बातें सुन रही थी। लेकिन आप ना हमारी यूथ को जो टेक्निकल में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट करें और थोड़ा सा कुछ बताएं कि वो किस तरह से इस फील्ड में आ सकते हैं। यूथ को मैं यही मैसेज दूंगा कि जब मैं चूँकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मैं कह सकता हूँ कि पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैंने बड़ी स्ट्रगल की, जदोजहद की और इसमें यहाँ तक पहुँचा। हमें बहुत सारा जो कहते हैं कि गाइड करने वाला घर में कोई ऐसा नहीं था। तो मेरे यूथ को सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिस फील्ड में भी आपने जाना है, अगर आपने आप कह लें कि मैंने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या किसी और फील्ड में मैंने जाना है, तो सबसे पहले उसको देखें कि उसके अंदर क्या क्या हैं, स्टेप्स क्या क्या हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो आप मैट्रिक जो है वो साइंस में करें, फिर आपके पास FSC है, FSC अगर आप नहीं कर पाते तो उसके इक्विवेलेंट जो है एसोसिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है। अब वो उसके करने के बाद आपने ग्रेजुएशन करनी है, BSc करनी है। अगर BSc नहीं कर पाते तो अब BS टेक होता है, टेक्निकल जो है फील्ड के अंदर BS टेक, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं लाहौर के अंदर, तो बहुत सारे हैं, पिटाक है,
PCSIR का एक है, टेफ्टा करवा रहा है। टेफ्टा के ऑल ओवर पंजाब के अंदर जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, अवेलेबल हैं, तो वो आप कर सकते हैं वहाँ पे। आपकी जो है सबसे जो मेन चीज़ है ना हमारी कम्युनिटी को जो चाहिए वो एजुकेशन है। तो जब तक आप लोग एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें आपकी चलती रहें, ज़िंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन मेन आपका जो कह लें कि एजुकेशन की कमी है हमारे लोगों में। तो सबसे पहले तो मैं यही आपको एडवाइस करूँगा कि आपने जॉब करनी है, आपने बिज़नेस करना है, जब तक आपकी एजुकेशन नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कोई भी छोटे से छोटा सा बिज़नेस भी शुरू करना है तो आपको एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें, अच्छी तालीम लें, और जिनको जो बच्चे अफोर्डेड हैं वो तो बड़े उसमें जाएं, अच्छे प्ले करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, आजकल एजुकेशन भी थोड़ी महंगी है, तो आप डिप्लोमा वगैरह करें या छोटे छोटे कुछ करें, हुनर ले लें। बिल्कुल, हुनर स्किल जो होती है उससे आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने भी ये इसी कंपनी में रह के मैंने ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है, और मैंने साथ साथ स्टडी भी की, और अपना जो है फोकस भी मैंने एजुकेशन पे भी रखा और बिज़नेस पे भी रखा। नाइस मिस्टर अख्तर, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके इस फील्ड के बारे में। और जो लोग टेक्निकल हैं वो ये शो बिल्कुल भी मिस मत करें। और इसके साथ आपने पहले अपनी सक्सेस में एक पार्ट शादी का भी बताया था, अभी हम आ जाते हैं उस हिस्से पे। तो आपकी शादी कब हुई? क्या आपकी सक्सेस का कौन सा वो चल रहा था, कौन सा दौर चल रहा था सक्सेस का जिसमें आपकी शादी हुई? और थोड़ा पर्सनल अभी हम डिस्कशन करेंगे। हाँ बिल्कुल, शादी जो है मेरी 2007 में हुई, और दैट टाइम मैं एज ए इन्वेंट्री इंचार्ज था। परचेज़ और इन्वेंट्री का मेरे पास था वो काम जो मैं कर रहा था। और उसके बाद फिर 2009 में फिर मैंने सेल्स मार्केटिंग जो है ना मैंने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली। अच्छा, तो मैंने शादी का पूछा, आप शादी से फिर टर्न ले रहे हैं काम की तरफ, ज़्यादा ही आप हार्ड वर्किंग लग रहे हैं। शादी देखें, शादी तो हो गई ना, तो उसके बाद बंदा तो फिर अगले स्टेप पे। हाँ, कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? मेरे घर में वालदा है, सिस्टर है, बीवी है, बच्चे हैं। हम लोग बेसिकली जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो एक मेरी भाभी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और सेंटर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे मेरी वालदा और सिस्टर हैं। और ऊपर वाला फ्लोर मेरे पास है, मेरे बच्चे और मेरी बीवी और हम। तो जॉइंट फैमिली में रहना डिफ़िकल्ट है या फिर सेपरेट? डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन आप कह लें कि जॉइंट फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप सोच रहे होते हैं कि रेस्ट टाइम है, तो कोई ना कोई आपको फैमिली मेम्बर आके कहता है जी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये ला दो या मुझे इसमें हेल्प कर दो। डिस्टर्बेंस ज़्यादा तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जब आप इंजॉय करना है आप ज़िंदगी में, या कोई इवेंट है या खुशी मनानी है, तो आप अकेले घर के अंदर आप कह लें कि आपको फील होगा कि काश मेरी वालदा पास होती, मेरी सिस्टर पास होती, मेरे भतीजे होते, भाभी होती, भाई होता, मेरे बीवी होती, बच्चे होते। तो ये सारी चीज़ें जो है कहने के वन विंडो सोल्यूशन है। ओके। और आपकी जो जर्नी थी आपकी रही, आपने 2001 से स्टार्ट किया, 2022 अभी चल रहा है। तो आपकी जर्नी में जो सबसे ज़्यादा जो हार्ड टाइम था, आपने कुछ हार्ड टाइम्स तो हमारे से डिस्कस किए, तो क्या कोई ऐसा कोई मोमेंट, कोई ऐसा कोई वाक़या आपको याद रहा हो जो बहुत ही टफ हो आपके लिए? बिल्कुल, कुछ चीज़ें आती रही हैं लाइफ में जहाँ पे आके ना आपने सोचा हो कि नहीं बस एक हिम्मत हारने वाला जो मोमेंट आता है कि अब वहाँ पे कह दो कि बस अब आगे मुझसे स्ट्रगल नहीं होगी, तो इस तरह का कुछ वाक़या? एक्चुअली मैंने चूँकि हम लोग यहाँ पे एज ए मिनॉरिटी कह लें कि हम लोग जिन बिज़नेस और वर्किंग में ऐसे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दूसरी कम्युनिटी से उनसे थोड़ा बेहतर अपने आप को करना चाहिए और वो करके दिखाना चाहिए, और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। Exactly. तो किसी भी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी बिज़नेस में या कहीं पे भी आप जॉब कर रहे होते हैं जब, तो आप रेस के घोड़े की तरह होते हैं।
तो उस घोड़े के अंदर आपने जब तक अगले को क्रॉस नहीं करना या फास्ट नहीं चलना, तो आप डेफिनेटली आप नॉमिनेट नहीं होते या आप अचीवर नहीं कर नज़र नहीं आते सकते, किसी तरीके से। exactly। तो ये काम था कि जब मैंने 2009 में मेरा था कि मैं इस मार्केटिंग सेल्स फील्ड में आऊँ, तो मुझे आने से पहले उन्होंने कहा कि यार आपकी तो ग्रेजुएशन नहीं है अभी तक, ठीक है। मैंने एफए किया हुआ था, तो मुझे फिर लगा कि मैं सबसे पहले मैं बीए करूं। तो चूँकि मेरी मिसेस भी उस वक़्त स्टडी कर रही थी, तो उनको भी सुबह मैंने कॉलेज ड्रॉप करना, फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो था 8 बजे उनको ड्रॉप करना और 8 से 9 बजे जो टाइम था मैंने स्टडी पे लगाना अपना 1 घंटा। ठीक है। तो वो फिर 4 मंथ मैंने स्टडी करके तो मैंने बीए के जो एग्ज़ाम कर लिए। तो ये मेरा बड़ा हार्ड टाइम था, चूँकि मेरी मिसेस प्रेग्नेंट भी थी, तो वो भी स्टडी कर रही थी, मैं भी स्टडी कर रहा था, और सुबह 6 बजे उठना और वो रात 1:30-2 बजे सोना। और शाम चूँकि मेरी जो स्टोर इन्वेंट्री की जो ड्यूटी ये थी कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर जो थे इंजीनियर्स थे, तो उनको जितनी भी उनकी क्यूरीज होती थी पार्ट्स वगैरह या जो भी कंप्यूटर स्पेयर्स होते हैं, उन्होंने डेली बेस पे मुझे कॉल करनी या ईमेल करनी कि ये चीज़ें हमें अरसाल करनी, भेजनी है। तो वो सारी चीज़ें डेली पैक करनी, उनको एक बॉक्स करना और पार्सल बना के समझ लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हमारे इंजीनियर्स थे उनको डाइवो के थ्रू भिजवाना या टीसीएस करना। मैं तो सुन के थक रही हूँ। तो ये आप कैसे करते होंगे इतना? बस ये जब इंसान करता है कुछ करना चाहता है तो। और एक और चीज़ ना सेल्स में, क्योंकि मेरा भी थोड़ा लिंक्ड है सेल्स पर्सन से, तो इसमें ना एक डायलॉग बहुत ही फेमस है कि जो सेल्स पर्सन होता है वो अपनी ज़ुबान का खाता है। इज इट ट्रू? आपको बहुत बहुत स्वीट बन के रहना पड़ता है, और आपको जहाँ पे आप हाइपर हो रहे हो, जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा हो, उस पर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है ये बात है जी। तो इसकी क्या आपको कोई स्टोरी लगती है कि ये जो कहावत बनी हुई है कि जो सेल्स पर्सन होता है वो अपनी ज़ुबान का खाता है? डेफिनेटली जो सेल्स मार्केटिंग की जॉब है वो ऐसे ही है कि आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करना है, तो आपकी एक लैंग्वेज, आपका लबो लहजा, आपकी परफॉर्मेंस कह लें कि जितना भी अच्छे तरीके से आप उसके एडवांटेज एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के। तो जो चीज़ जो आपका कस्टमर है वो आपने उसको उस तरीके से इम्प्रेस करना है कि ये चीज़ मैं लेकर आया हूँ तो ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें। और इतना टाइम हो चुका है आपको, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप कुछ अपना काम स्टार्ट करें? अभी सोचेंगे इस शो के बाद। लेकिन अब देखें, बिजनेस के लिए ना आपको एक बड़ा बैकअप चाहिए होता है कि आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो उस बड़े बैकअप के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तो बिजनेस जो मैं जिस बिजनेस को मैं अभी समझ के चल रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर समझ लें कि लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये छोटा बिजनेस नहीं है। चलें, सोचिएगा। अब ये सवाल मैं आपके लिए रख रही हूँ। आपने इस शो के बाद इस पे वर्क करना है जी। और बहुत अच्छा लगा जानकर, हमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हमें सुनने को मिली और बहुत कुछ सीखा भी, और पर्सनली मैंने सीखा। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स ने, हमारे यूथ ने बहुत कुछ गेन किया होगा, बहुत नॉलेज गेन किया होगा। और हम एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं हमारे शो में आने के लिए, स्पेशली हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि आई नो, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है टाइम निकालना। और अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इसी तरह ब्लेस करता रहे और आप और ज़्यादा तरक्की करें और हमारी यूथ के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने। आप ऑलरेडी हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छा रोल मॉडल बने। खुदा आपको कायम रखें। आखिर में आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें हमारी यूथ को? लास्ट पे मैं अपनी यूथ के साथ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को बहुत सारी एजुकेशन की ज़रूरत है और यूनिट होने की ज़रूरत है हमारी कलीसियाओं को, और
इसके ऊपर हमारा जो है फोकस होना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू, आप सबका भी शुक्रिया, थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे मिस्टर अख्तर। हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी दिलचस्प मालूमात जानी और हमने इसके साथ इनकी जो प्रोफेशन है उसके बारे में सीखा और बहुत सी डिटेल्स हैं वो हमें आज सुनने को मिली हैं। उम्मीद है जिस तरह मैंने सीखा आपने भी सीखा होगा, और आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। हमेशा सलामत रहें, कायम रहें और अच्छी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और रोल मॉडल बने दूसरों के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपका T4 ट्वेल्व देखने का। हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए T4 ट्वेल्व विद सुनैना गिल। JCTV के तमाम प्रोग्राम्स देखने के लिए YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।